आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 4.4 और थोड़ा इसका होगा इंट्रो। इसमें क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज सीखना है, इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, सब बताते हैं। देखो, एक्सरसाइज 4.4 जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। क्या पढ़ेंगे? माइनर और कोफैक्टर, अर्थात उपसारणिक सखंड, उपसारणिक तथा सखंड। इसका यूज इस लेसन में तो जो होना है तो होवे करेगा, 4.4 में होना ही होना है, टोटल A to Z सवाल बनेगा उसी से। और इसका यूज 4.5 में भी होगा और 4.6 में भी होगा। इसीलिए इस लेसन को थोड़ा ध्यान से और पढ़िएगा। कनेक्ट हो गया ये तीनों से, यानी ये सीखोगे तो तीनों सीखोगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सारणिकों के उपसारणिक तथा सहखंड। टॉपिक का नाम लिख देते हैं। सारणिक के उपसारणिक तथा सहखंड। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, जो बच्चे थोड़ा बहुत CBSE वाले होंगे माइनस कर लेंगे। तो हमें क्या निकालना है, क्या सीखना है? किसके? सारणिक के हमें क्या सीखने हैं? मोहन नहीं लिखो बेटा, पहले समझो। लिखने का पूरा समय दूंगा मैं, पूरा समय दूंगा। होगा तो बोर्ड उखाड़ के लेके चले जाना, लिख लेना, लेकिन खाली अच्छे से पहले समझो, सीखोगे तब ना। बहुत आसान टॉपिक है ये, बहुत ही आसान, एकदम लॉलीपॉप, बशर्ते आपका ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए। आपको आव्यूह के बारे में तो जानकारी है, 2x2, 3x3, और आपको पहले से ये भी जानकारी है कि हम किसी भी सारणिक का जो मान फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट मान फाइंड जो करते हैं, वो वर्ग आव्यूह का होता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। पता है ना? ठीक है, इतना जानकारी है। तो आपको ये भी जानकारी होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है, वर्ग आव्यूह आपके पास कोई सा है, उसका एड्रेस तो पता होगा। एड्रेस समझते हैं? नहीं समझते। एलिमेंट समझते हैं ना? एलिमेंट का स्थिति समझते हैं, किस जगह पर है। जैसे मान लिया जाए कि हमने एक आव्यूह लिया बेटा A, मान लो 2, 4, 5, -9 ले लिया ना, ये एक आव्यूह है। अब कहेंगे इस आव्यूह का एड्रेस बताइए। आव्यूह का नहीं, आव्यूह के एलिमेंट का, मैट्रिक्स के एलिमेंट का एड्रेस बताइए, यानी स्थिति बताइए, उसका स्थान बताइए। कि जैसे कोई पूछे कि ये 2 जो एलिमेंट है, 2 जो अवयव है, ये आव्यूह के किस एड्रेस पर है, कहोगे सर A11। 11 मत बोलो इसको, A11। इसका तर्क होता है कि पहले रो और पहले कॉलम पर वो एलिमेंट स्थित है। और यहां पर 1, 2, ये 5 A21 और -9 A22। इतना आपको जानकारी है ना बेटा? किसी भी आव्यूह के एलिमेंट का एड्रेस आपको जानकारी में है ना? चलिए, जैसे मान लीजिए कि B आपके पास कोई आव्यूह है, 0, 1, 2, 3, 9, -2, 6, -11, -5 है ना? ये कितने क्रॉस का है? 3x3 का है, 3x3 का है। तो इसका एड्रेस पता है ना आपको? क्या क्या? 0 का A11, 1 का A22, A23, A31, A32, A33। इसका तर्क क्या होता है बच्चे? कि जो भी इसे मान लो, हम ये कह रहे हैं ना कि इस एलिमेंट को देखो, कह देंगे कि ये एलिमेंट कहां पर स्थित है। कहोगे कि तीसरे रो के पहले स्तंभ में, तीसरे रो के, यानी तीसरे रो के पहले कॉलम में।
यानी तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ में ये एलिमेंट है। तो आप एड्रेस जानते हो ना, आप अगर एड्रेस जानते हो तो आप उप सारणिक अच्छे से सीख जाओगे, सखंड भी सीख जाओगे। ठीक है, बस इतना वो आप भी आपको जानकारी में होना चाहिए। इतना वो जानकारी आपको अगर अच्छे से है तो भैया ऑल इज वेल। बढ़े अब सीखें चीजों को कि सारणिक के उप सारणिक कैसे निकालते हैं, सारणिक के सखंड कैसे निकालते हैं। देखो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम लोग अगर बकलोल नहीं होते तो क्या होते, लोल होते और कुछ नहीं होते। देखो कभी कभी आप देखोगे ना सहखंड कहीं लिखा रहेगा, आप बुक में देखोगे ही जरूर देखोगे, और सहखंडज लिखा होता है। क्या लिखा रहता है? सहखंडज। तो आपको लगेगा कि सर ये दोनों चीज तो सेम सेम है, क्योंकि आप बताए थे संरेख और संरेखता जैसे एक ही चीज होता है, उसी तरह हम मान लेंगे कि सहखंड और सहखंडज भी एक ही चीज है। नहीं बेटा नहीं, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, खाली जो लगने के बाद। क्या लगने के बाद? इसको कहते हैं अंग्रेजी में क्या? कोफैक्टर। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं एडजॉइंट। क्या बोलते हैं? एडजॉइंट। तो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, इसलिए कभी अगर इस शब्द को आप देख लीजिएगा तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये अलग चीजें हैं। तो इसको अलग लेसन में पढ़ेंगे, इस लेसन में इसका कोई जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ इस लेसन में क्या सीखना है बच्चे? सखंड और उपसारणिक, यही ना? यानी उपसारणिक कहो या सखंड कहो, मतलब क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो याद रखिएगा सहखंड आप तभी निकाल पाइएगा जब आप उपसारणिक निकालिएगा। क्या निकालिएगा? बिना उपसारणिक के, बिना माइनर के आपको फैक्टर निकाल सकते नहीं है। और निकालने का अगर प्रयास करिएगा तो गलती होने का संभावना ज्यादा से ज्यादा होता है। निकाल तो सकते ही सकते हैं, बशर्ते उसका फॉर्मूला फिर लिखना पड़ेगा अलग से, लेकिन अगर आप माइनर पहले निकाल लो तो को फैक्टर इजीली निकल जाता है, एकदम इजीली। चलें सीखें चीजों को अच्छे से। चलो बात करते हैं इस पर। तो भाई एड्रेस समझ ही गए हो, तो अब हम चलते हैं सीखने के क्रम में कि भाई कैसे निकाला जाए ये दोनों। तो हमें क्या सीखना था? पहले तो कितने कोटि का? द्वितीय कोटि का, द्वितीय कोटि का। फिर क्या सीखेंगे? तृतीय कोटि का, यही ना? आपको सर एक कोटि वाले का नहीं होता, एक कोटि वाले का नहीं होता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द्वितीय कोटि के सारणिक का उपसारणिक तथा सहखंड। ठीक है बेटा, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, जैसे भी लूर है आपको। ठीक है, सुनो ध्यान से। जैसे भी किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसका कुछ मान हो जाता है। रिप्रेजेंट जो करते हैं उसको वे इंकित करते हैं कि इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। उसी तरह उपसारणिक को और सखंड को भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, लिखने का एक तरीका है। जैसे कि आप किसी भी आव्यूह के अवयव को कैसे रिप्रेजेंट करते थे बेटा? AIJ से। किसे करते थे? AIJ से। किसी भी आव्यूह के अवयव को, एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते थे AIJ से बच्चे। जहां पर I क्या बताता है? रो का नंबर, और J क्या बताता है? कॉलम का नंबर, यानी स्तंभ का नंबर, यही ना? जब आव्यूह के अवयव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आव्यूह को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, तो उपसारणिक को भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होगा, सखंड को भी एक तरीका होगा। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो यहीं लिख देता हूं साइड में। उपसारणिक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा MIJ से। किसे करते हैं? MIJ से, क्योंकि उसका अंग्रेजी होता है माइनर, तो उसका M ले लेते हैं, कहते हैं M। अब सखंड को
सखंड को भी तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, क्या पता है? क्या कहोगे सर इसका सी होता है, क्या होता है? सी आगे कोफैक्टर है ना, तो इसका सी ले लो, तो सी भी ले सकते हैं, सी आई जे भी ले सकते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक ने इसको वैल्यू नहीं दिया है। किसी सीना में है? एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसको लिया गया किससे जानते हैं? ए आई जे से। आप जरा बुक एक बार देख लो, नहीं तो छोटकी नहीं होगा बेटा, बड़की ही होगा, कैपिटल ए आई जे है ना, एक बार देख लीजिए ना। क्लियर हो गया ना कि भाई उप सारणी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम आई जे से, जहां पर आई बताएगा पंक्ति, जे बताएगा स्तंभ, ठीक है। उसी तरह यहां भी सेम, ये वह तरीका कि भैया हम इसको ऐसे लिखते हैं। कोई दिक्कत है? यहां तक आ रहा है वीडियो में, देखो जरा एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है। तो अब हमें क्या सीखना है? द्वितीय कोटि वाला अगर कोई सारणिक है, 2x2 वाला यानी 2 ऑर्डर वाला अगर कोई डिटर्मिनेंट है, तो उसके हमें माइनर निकालने हैं, उसके हमें कोफैक्टर निकालने हैं, यानी आपको उपसारणिक निकालना है और सखंड निकालना है। ओके, क्लियर वाली बातें? चलो भैया एक एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1 2 -3 4 है, ये डिटर्मिनेंट है। कितने क्रॉस का है बेटा? साफ सुथरा वाली बात, साफ सुथरा वाली बात है ना, 2x2 का, वही सीख रहे हैं पहले। तो देखिए, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन होगा कि भाई उपसारणिक हम निकालते हैं किसका? सारणिक का। अरे बोल, पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि भाई उपसारणिक हम निकालते हैं किसका? सारणिक का, यानी डिटर्मिनेंट जब होगा तभी उसका माइनर होगा, पहला बात। लेकिन किसका निकालते हैं? सारणिक का। सारणिक में किसका निकालते हैं? प्रत्येक एलिमेंट का। कितना का? प्रत्येक एलिमेंट का। तो ये 2x2 का है बेटा, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4। कितने एलिमेंट हैं? 4। तो चारों के चारों का निकालना पड़ेगा आपको माइनर, चारों के चारों का, चारों के चारों का। अगर 3x3 वाला होता, कितने एलिमेंट होते? 9 के 9 का। समझे? थोड़ा वर्क ज्यादा है, काम ज्यादा है, पर करना तो पड़ेगा भाई, करना तो पड़ेगा। कोई तकलीफ? सारी बातें समझ में आ रही है? 2x2 में है तो चारों का, 3x3 में होता तो 9 का, सब एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग उपसारणिक और सखंड निकालते हैं। पहली बात क्लियर हो गया, सीख गए। अब निकालते कैसे हैं ये सीखना है, निकालते कैसे हैं ये जानना है, यही ना? चलो भाई बात करते हैं धीरे धीरे इस पर। तो अभी तो आपको प्लेसिंग समझा दिए थे ना, ठीक है। तो इस एलिमेंट का पहले, फिर इस एलिमेंट का, फिर इस एलिमेंट का, फिर इस एलिमेंट का लिखने का टेक्निक देखना। मैं पहले एकदम धीरे धीरे बेस सिखा रहा हूं, फिर मैं शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि शॉर्ट में इसका कैसे नाम लिख देंगे, खट से निकाल देंगे। लेकिन पहले हमको सीखना है ना बेटा, तो धीरे धीरे सीखेंगे चीजों को, नया चीज है ना। तो पहले निकालेंगे A11 का उपसारणिक, यही ना, जिसको आप क्या बोलोगे? M11। क्या बोलोगे भाई? आपको क्या बोले थे कि उपसारणिक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? MIJ से। तो जो यहां पर होगा वही तो यहां पर होगा, यहां अगर 1 1 है तो यहां भी, बातें सही है। उसी तरह A12 का उपसारणिक अर्थात क्या? M12। कोई दिक्कत? फिर A21 का उपसारणिक मतलब M21, हाँ कि ना? फिर A22 का उपसारणिक मतलब M22। कोई तकलीफ? ये तो लिखने का तरीका है, ऐसे लिखा जाता है। अब निकालें कैसे? एकदम बुतरू वाला खेल, एकदम बुतरू वाला। आप लोग है भी बुतरू बानर, देखिए कैसे निकलेगा। मान लो जिस एलिमेंट का हम उपसारणिक चाह रहे हैं, किसका चाह रहे हैं? इसका, A11 का, तो इसका मुंह और इसका कान ढक दीजिए, इसका मुंह और इसका कान ढक दीजिए, अर्थात रो और कॉलम को ढक दीजिए। बचा क्या? लिख दीजिए। अब किसका निकालोगे?
A12 का, तो इसका मुंह और इसका कान ढकिए, बचा क्या? -3। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? उसी तरह किसका निकालोगे? A21 का यानी -3 का, तो इसका रो और इसका कॉलम यानी मुंह और कान ढकिए, क्या बचा? 2। कोई तकलीफ? उसी तरह 22 का यानी इसका मतलब 4 का, किसका? 4 का, तो रो और कॉलम यानी मुंह और कान ढकिए, बचा क्या? भैया कोई तकलीफ हुआ? पूरा समझा देते हैं। अगर हम इसका निकालेंगे तो इसका रो और कॉलम ढकेंगे, क्या बचेगा बेटा? यहां लिख देंगे। इसका निकालेंगे, इसको ढकेंगे, बचेगा क्या? फिर इसका निकालेंगे, इसका रो और कॉलम ढकेंगे, बचेगा क्या? अगर 4 का निकालेंगे तो रो और कॉलम ढकेंगे, बचाएगा क्या? यही भाई उपसारणिक निकालने की टेक्निक है। भैया आप सिखाई कहाँ रहे वो? अभी तो हम 2x2 में है, टॉपिक लिख दिया है 2x2 वाला। जब 3x3 में जाएंगे तो वो भी सिखाया जाएगा। समझ में आया कि कैसे निकलता है उपसारणिक? जैसे ही आपका माइनर निकल गया, जैसे ही माइनर निकल गया, वैसे पट देना आंसर आ जाएगा, किसका? किसका? कोफैक्टर का, तुरंत में आ जाएगा। लेकिन बशर्ते पहले आप इसको नोट करिए, तब इसके बाद बताता हूं मैं। चलो जी, नोट करो इसको। देखो, ध्यान दो। सखंडज निकालने का सबसे आसान तरीका बताऊं कि सूत्र बताऊं? सखंड बोल रहा हूं, सखंडज बोल दिए क्या? अच्छा, सखंड निकालने का फॉर्मूला बता दूं कि शॉर्ट तरीका बता दूं? फॉर्मूला। चलिए, दोनों क्या आपको खुदे लगेगा सर कितना आसान है ये? देखो अभी बताता हूं मैं। आप जैसे इसको लिखे हो ना, मैं अब ये बार बार ये चीजें नहीं लिखूंगा, अब मैं शॉर्ट में ये लिखूंगा, ठीक है? अभी पहला था इसलिए मैं बता रहा हूं ऐसे करके। मैं शॉर्ट में सिर्फ ये लिखूंगा M11, M12, M21, M22। इसका मतलब हो गया कि उस एलिमेंट का हम क्या निकाल रहे हैं? उपसारणिक। ठीक है, चलिए तो अभी क्या लिखना है भाई कि A11 का क्या? सखंड। सखंड को रिप्रेजेंट A11 से, A11 से, ठीक है? A12 का सखंड यानी A12 बड़ा वाला, ये छोटा वाला। A21 का सखंड A21, यही ना? अब A22 का सखंड यानी A22 बराबर, ठीक है? एकदम साधारण तरीका बताता हूं, ध्यान से देखना, खाली कितना आसान है ये। ये जो भी लाए हो ना, M11, M12, M21, M22 सब लिख दो, हु बहू लिखो। 4 -3 2 1 हो गया। तो आप कहोगे सर ये तो हमको आप बकलोल बना रहे हैं, जो कि हम पहले से ही हैं, यही ना? अच्छा नहीं है आप लोग ना गुरु कहती हम बकलोल काहे का। देखो तो कहोगे सर जब ऐसा ही इसको होना था तो फिर इसने नाम बदला क्यों? अपना नाम सेम रखता है। अंतर बेटा, थोड़ा सा ही अंतर है, पर अंतर है। सुनना ध्यान से। जब इसके एड्रेस का नंबर ऐड करोगे, क्या करोगे? ऐड करोगे, वो सम संख्या हो जाए। क्या हो जाए? सम संख्या। तो एलिमेंट का चिन्ह बदलता नहीं है। सम संख्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इवन नंबर। EVN, इवन नंबर। और विषम का क्या होता है? ऑड ना, ऑड नंबर। ठीक है, जब इसके एड्रेस का एलिमेंट हम जोड़ें और क्या हो जाए? वो सम संख्या हो जाए, तो चिन्ह बदलता एक एक। सम संख्या के विषम तो चिन्ह जैसा का 1 2 3। सम की विषम तो ये माइनस है तो क्या? 2 1। सम है की विषम? विषम। चिन्ह क्या? प्लस है तो 2 2 4। सम की विषम, चिन्ह नहीं बदलेगा। इतने को अंतर है डियर, इतने को अंतर है। बिल्कुल समझाएंगे क्या? फिर सुनो ना खाली ध्यान से कि अगर एलिमेंट के एड्रेस का
अगर वो जोड़ने के बाद सम संख्या आ जाए बेटा तो चिन्ह बदलना। तो 1 1 2 सम संख्या, तो सम संख्या का चिन्ह यहां पर क्या है? प्लस, तो प्लस ही रह जाएगा। ये भी प्लस था, प्लस में रह गया। 1 2 3 3 सम की विषम, तो ये माइनस में था, ये क्या हो गया? प्लस में हो गया। चिन्ह बदल गया ना बेटा। 2 1 क्या? सम की विषम, विषम, तो इसका चिन्ह था प्लस में, इसका चिन्ह क्या हो गया? यही होता है, चिन्ह बदल जाता है। सम संख्या पे चिन्ह बदलता, ये भी 1 तो ये भी 1, उसका चिन्ह प्लस में, उसका भी चिन्ह प्लस में। अगर आप लिखना चाहते हैं तो कहीं साइड में लिख लेना कि विषम होने पर, विषम होने पर चिन्ह बदलता है, सम होने पर कोई परिवर्तन, या लिख देते हैं चिन्ह नहीं बदलता है। सिंपल सा लॉजिक, बहुत शॉर्ट से बता दिए, बहुत शॉर्ट तरीका बता दिए। नहीं तो इसका सूत्र लिखा देते, जानते हो क्या? कि ए आई जे बराबर -1 पर पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। देखो कितना तामझाम हो गया है? बोलो। देखो बेटा, शॉर्ट डीप बताना कोई बुरी बात नहीं है, चीजों को याद रखना लॉन्ग टाइम वो बहुत बड़ी बात होता है। आप अभी पढ़ रहे हो, एग्जाम देना है आपको अगले जनवरी में, फरवरी में देना है ना, उतना दूर तक आपको हर चीज याद रखना वो पॉसिबल नहीं होता। वो चाहे टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, सबके लिए नहीं होता। खाली महानता बोलने से महान कोई नहीं बन जाता है, संभव नहीं है सबके लिए याद रखना। इसलिए आपको वैसे टेक्निक से बताता हूं कि आपको हमेशा वो चीजें क्या रहे? याद रहे। ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप।